धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और उन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोजाना की तरह फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, ज्ञानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अगर आंकड़ों के हिसाब से जोड़ें तो अभी तक 380 सीटों पर आज मतदान कंप्लीट हो जाएगा। एक तरीके से कहें कि 2/3 सीटें सिमट चुकी हैं जो लोकसभा चुनाव की हैं। लेकिन अब इसके बाद जो चरण शुरू होने वाला है वो होगा हरियाणा में, वो होगा दिल्ली में, वो होगा पंजाब में, हिमाचल में। और आप पूरे दिल्ली के रास्ते हरियाणा होते हुए पंजाब की तरफ भी पहुंच गए हैं और हिमाचल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? छोटी सी खबर बिहार से, दरभंगा में जहां आज चुनाव हो रहा है, वहां से जो खबर मिली है कि कई लोग नाराज हैं भाजपा से, जो उसके समर्थक थे अब नहीं है। हालांकि इससे कितना अंतर पड़ेगा कहना मुश्किल है। और जो अगले चरण में जिसकी आप बात कर रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में तो नहीं है भाजपा, हिमाचल में भी उसके लिए मुश्किल है, दिल्ली में भी ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी तरह से, चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ आ गए हैं। हालांकि पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी इन चारों जगहों में भाजपा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, अनलेस कि ईवीएम के द्वारा या गणना के द्वारा ईवीएम के बाहर भी वह हेराफेरी करने में सक्षम हो। यहाँ उनकी खास दाल गलती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सत्ता हथियाने आने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि कहना आपका चोर चले गए, डाकू आ गए। डाकू तो क्या करता है, किसी सेठ का बेटा उठा लेता है, उससे पैसा मांग लेता है, किसी पुलिस ऑफिसर का बेटा उठा के अपने लोगों को छुड़वा लेता है या अपने मन पसंद के फैसले जज से लिखवा लेता है। हिंदी फिल्मों में हमने देखा है। आप क्या कहते हैं? हिंदी फिल्म भी जो भी है, हालांकि बड़ा ही नाटकबाजी होती है और वास्तविकता से दूर चले जाते हैं, लेकिन कई बार जो वास्तव में धरातल पे होता है उसी से वो फिल्म बनाते हैं, उसी से कहानियां लिखी जाती हैं। वह स्वतंत्र रूप से बड़ा कम होता है कि पाश्चात्य देशों की कहानियां चुरा के लाते हैं या रशियन फिल्म इंडस्ट्री से चुरा के लाते हैं। इसलिए झलक हमें जरूर दिखता है और जो बात कह रहे हैं उसमें वह सच्चाई है। जी, कल वो सीन देखा आपने पटना के रोड शो में, नीतीश कुमार एक कमल वाली लाइट सी ले रहे हैं, कभी जला रहे हैं कभी बुझा रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये शख्स एक जमाने अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा मानता था, लेकिन आज ऐसे हो गया कि जैसे किसी की बारात में लाइट जलाने वाला हो। मुझे खुशी केवल नीतीश कुमार को देख के नहीं बल्कि उनके समर्थकों को देखकर लगा कि वो अपने हीरो को किस रूप में आज देख रहे हैं, किस तरह से गिरा हुआ इस तरह है। उसका जो बॉडी लैंग्वेज उनका है, चेहरे की जो चमक थी वह गायब थी। और जिस ढंग से वह लाइट है जो भी भाजपा को लेके चल रहे थे, यह मैं सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहूंगा बल्कि यह कहूंगा कि यदि आपने अपनी आत्मसम्मान खो दी है केवल पद के लिए या कहीं ना कहीं पकड़े गए हैं किसी खास धंधे में, तो आपको बस का एक ही रास्ता बचता है कि आप संन्यास ले ले राजनीति से। इस तरह अपने गिरावट को ना दिखाएं, कम से कम अपने समर्थकों के बीच में। जी, चलिए, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। अब साथ चले गए तो बेचारों ने सोच ही लिया होगा मिट्टी में मिल चुके हैं, तो इसलिए अब उन्होंने अपने आप को मिट्टी समझ लिया है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर आ रही है मालदीव से। मालदीव जहां अभी भारतीय फौजियों को भगा रहा था, भारत से दुश्मनी कर रहा था, अब वहां खबरें आ रही हैं कि साहब वहां जो भारत ने विमान दे रखे हैं उन्हें चलाने के लिए पायलट ही नहीं है उनके पास। भारतीय सैनिक जब वहां गए थे, स्पेशलिस्ट है, खासकर 2 हेलीकॉप्टर और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डॉर्नियर, इनको वहां देने के लिए इन्होंने डोनेट किया वो उस देश को, मालदीव को, और ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। इतने समय रहने के बावजूद यदि ट्रेनिंग नहीं हुआ तो भारतीय सरकार, मुझे नहीं पता क्या सोच रहे थे, क्यों नहीं ट्रेनिंग दे रहे थे। मालदीव की सरकार क्या कर रही थी अभी तक? हालांकि ये तीनों इतनी बड़ी कोई एसेट नहीं है कि ना भी उड़ा सके तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। और ये तीनों मतलब 2 हेलीकॉप्टर जहाज को चीन के मदद से या दूसरे मदद से या भारत से प्राइवेट पायलट लेके, हालांकि टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वह भी संभवतः आ चुके हैं, तो बिना मेंटेनेंस के, बिना टेक्नीशियन के जहाज नहीं उड़ सकते, यानी कम से कम 15-20 लोगों की जरूरत होगी। और यदि रोटेशन में चाहे तो 30 से अधिक लोग होंगे। इनको ये भाड़े पर ला सकते हैं। भारत
कि सिविलियंस जाने के लिए तैयार होंगे कि नहीं देखने वाली बात है, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लगता है अंदर में भी कुछ नोक झोंक चल रहा है, जिसके कारण वहां के मंत्री ने इस बात को उठाया है। जी, जो रिटायर्ड फौजी हैं आप ही के महकमे के, वो तो जाके कुछ धंधा पानी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कतई आसस की बात नहीं। एक टीम बनाने की बात हो तो बड़ी आसानी से बन सकती है। बहुत सारे टेक्नीशियन, बहुत सारे पायलट जो अभी बेकार बैठे पड़े हैं, चूंकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट है इसलिए उनको जरूरत भी नहीं है कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले, सीधे जाएं, आपस में एक दूसरे को सिखाएं, समझे, और 2 हफ्ते के अंदर में तीनों जहाज उड़ सकते हैं। जी, चलिए अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है कनाडा से। निज्जर हत्याकांड, जी हाँ, हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया, भारत की भूमिका पर सवाल खड़े किए और अब एक चौथे को भी गिरफ्तार कर लिया कनाडा ने। कैसे देखें अब इसको, और हंगामा बढ़ेगा? ये लगता है कि निज्जर की आत्मा इनको शांति से नहीं रहने देगी। हंगामा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ साथ यह भी नजर आ रहा है कि 4 इस तरह से पकड़े जिनको कहा जाता है कि निज्जर के मर्डर में ये शामिल थे। तो क्या भारत सरकार की तरफ से या यहाँ के इंटेलिजेंस की तरफ से इन्हें भेजा गया है? हालांकि यह भी सच है कि ये लोग कुछ ही दिन पहले गए थे, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को भेजा गया है जो कि साधारण से पकड़े जाए। 18, 19, 20 साल के लड़के भी हैं, बड़े भी हैं, और अब सारा का सारा भंडा खुल जाए, कुछ डाउटफुल नजर आ रहा है। अब देखते हैं दोनों के बीच में किस तरह से इस चीज को, इसका समाधान करते हैं। यदि वास्तव में भारत ने ऐसा नहीं किया है तो भारत अपने इंटेलिजेंस को वहां से कह के कनाडा सरकार से अपने लोगों को भेजे और एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय सही ढंग से देखे। जहां तक कनाडा की बात है, वह नहीं मानेगा जो भारत की विदेश मंत्रालय कह रही है। हालांकि अपने अंदर झांक के देखे तो वही बात है कि आप वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उसके विरोध में नहीं बोल रहे। वोट की राजनीति तो पूरी की पूरी भारत में, विश्व में कहीं भी किसी भी देश से अधिक हो रहा है खुद। जी, 2 सीन, क्योंकि आपने वोट की राजनीति जैसा शब्द इस्तेमाल किया इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के गुरुद्वारे में पहुंच गए, खाना बनाने लगे। परसों कुछ सिख कम्युनिटी के लोग यानी कि भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली में रैली निकाल रहे थे। तो वोट की राजनीति तो यहां भी चल रही है। बिल्कुल संदेह नहीं है। यहां पे वही मैंने कहा कि वोट की राजनीति भारत में दुनिया में सबसे अधिक है। दिखावा जबरदस्त है। जो पर्सनालिटी कल्ट यानी व्यक्तिवाद जो है वह इस तरह से उभर के आया है। व्हाट्सएप के जरिए मुफ्त में आपने मोबाइल दिया उनको, मुफ्त में इनिशियली कुछ डेटा दिया, और व्हाट्सएप के माध्यम से वैसे लोगों के बीच में आप पहुंचे जो कि ओबीसी के थे, दलित लोग थे, पहले भी नौकरी नहीं थी, आज भी उनको नौकरी नहीं है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, इसलिए वह लोग बड़े खुश है। और उनको लगता है कहीं ना कहीं से कि वह कहीं ना कहीं से भारत की मुख्य राजनीति में कनेक्ट हुए, जो कि वास्तव में है नहीं, और वो हिंदू बन गए, जो कि वास्तव में है या ना है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उनकी वोट जो है, वोट की राजनीति व्यक्तिवाद के कारण, धर्म तो है ही है, और जातिवाद को किनारे करके ये लोग इस फांसीवादी सत्ता को मजबूत कर रहे हैं। जी, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो अमेरिका से आ रही है। यहाँ पे महिलाएं भी कम नहीं है, चूम भी रही हैं, चाकू भी चला रही हैं। 1-2 बार नहीं, 9-9 बार चला रही हैं। क्या मसला है सर? ये ट्रांस महिला है, यानी पूर्ण तरह से महिला नहीं है। हालांकि पुलिस ने इनको पुरुष के ही उसमें कहा है। कार से धक्का मारा, उसके बाद से 9-9 बार चाकू मारे, उनको जाके चूम भी लिया। यह मानसिक विकृति का हद है। कहीं ना कहीं फिल्म में देखा होगा, या इसके बाद सब 2-4 फिल्में इस आधार पर बनी है। तो जिस अमेरिकी कल्चर की मैं बात करता रहा हूं, उसका विभत्स रूप अभी और आना बाकी है। यह उसकी एकमात्र झलक है। जी, सनक क्या थी इनको, दिक्कत क्या थी, दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी के बारे में कुछ वहां के पुलिस ने नहीं बताया। ये ऐसे ही किसी को पकड़ के लोग बहुत घबराए हुए हैं कि हमारे बच्चे भी हो सकते, जवान भी हो सकते। ये तो बेचारे अधेड़ थे, 60-64 साल के थे, जिनको इन्होंने मार दिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर गए। कार का धक्का भी लगा, चाकू भी 9 बार मारा, पता नहीं कहाँ कहाँ मारा। और ट्रांस वीमेन या ट्रांस मेन जो होते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं, उनमें काफी ताकत होती है। औरतों की तरह वह नाजुक या कमजोर नहीं होती है। जी, वैसे मुझे लगता है और से ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि मैं क्राइम पेट्रोल देखकर शायद यही समझाऊं। आप क्या कहते हैं? नहीं, शारीरिक शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। औरतें कमजोर नहीं है, मैं शारीरिक शक्ति की क्षमता की बात कर रहा हूँ। वैसे उनके धावकों को देख ले, भाले फेंकने वाले देखे, वजन उठाने वाले देखे, पहलवानों को देखे, तो वह कहीं से पुरुषों में भी कम नहीं। जी, चलिए खैर अगली खबर का रुख करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बाइडेन ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या वो खुलासा है सर? खुलासा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मतलब इनके बारे में ये बाइडेन कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि यह मानसिक रूप से कुछ विचित्र है, कुछ अजीब सिम की चीज है। जब ये हार गए थे पिछला चुनाव
और कैपिटल हिल्स में जब हंगामा हुआ था, वहां से अजीबोगरीब तरीके से भागे थे, अचानक भागे थे कुछ कागजात सीक्रेट चुराकर। जी, सीक्रेट ढंग से जो सीक्रेट वो चीजें थी, वहां की फाइल थी, उसको भी उठा के लेके चल गए थे। यानी मानसिक रूप से बड़े गड़बड़ चीज है। इनके ऊपर 91 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, 3-4 और भी चल रहे हैं। दूसरे औरतों के साथ भी इनका अजीबोगरीब का संबंध है। यह जो है सो विचित्र आदमी है, यह साधारण आदमी नहीं है, और यह कहीं से भी हमारे देश के लिए जो है सो अच्छी चीज नहीं है। और अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से अपनी जो इनकी लोकप्रियता घट गई, अभी भी CNN ने किया है, जिसमें 39% ट्रंप के साथ है और इनके साथ केवल 43 यानी 43% है। 6% का फासला बहुत जबरदस्त है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है 49% जो है सो पिछले साल से ही चले आ रहे हैं, लोग इनके छोड़ने के तैयार नहीं है। तो ये अंतिम चाल चल रहे हैं। वैसे कहें तो दोनों ही भ्रष्ट हैं, दोनों ही गिरे हुए लोग हैं, क्या बताएं। जी सही बात है। ट्रंप ने कहा ही था बाइडेन के बारे में कि सुट्टा मार के सारे दिन रहते हैं। खैर, अब रूस का रुख कर लेते हैं। रूस के पुतिन अपने रक्षा मंत्री की बैंड क्यों बजाने जा रहे हैं? रक्षा मंत्री की बैंड एक्चुअली नहीं बजा रहे हैं। शोइगु की जहां तक बात है, वहां एक सिक्योरिटी काउंसिल होता वहां का, जिसमें काफी सीनियर लोग हैं। तो एक तरह से कहें तो उनको सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बनाने जा रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर से ऊपर होता है। तो कहने के लिए, हाँ, कहने के लिए इनका प्रमोशन है। हालांकि पूरे वेस्ट में, यहां तक अल जजीरा भी कह रहा है कि उनको धत्ता बता दिया गया, हटा दिया गया। अभी धत्ता बताने की यदि बात करें, मतलब उनको बर्खास्त करने की बात करें, जबकि रशिया जीत रहा है। एक नया फ्रंट खार्को यानी नॉर्थ पे खुल चुका है, जो 40 से 50 किलोमीटर के वाइड पे अचानक और 5 से 7 किलोमीटर अंदर जा चुका है, जिसमें अब यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हम अभी हार रहे हैं, और पूरी दुनिया में उन पर थूथू हो रही, जो कि 5-6 महीना पहले उनके भूतपूर्व रक्षा मंत्री को हटा के इन्हें लाया गया था, जो अभी तत्काल में है। कारण इसका जो बताया गया, यहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है पेस्को ने कहा है कि हटाने का कारण है कि अभी जो हमारा रक्षा बजट है वो अभी तक 3% था, वो बढ़ के 6% हो गया है। यानी इकोनॉमी की बातचीत आ गई है। और अभी के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर होते हैं, और यह तथाकथित रूप से इकोनॉमी के विशेषज्ञ है, इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि इतने मतलब व्यवस्था किया कहां से जाएगा। हालांकि यह बड़ा आश्चर्यजनक बात है। यदि आर्थिक विशेषज्ञ हैं तो डिफेंस मिनिस्टर को ऊपर बिठाइए, उनको बताइए क्या करें। अब यदि मान लीजिए कि हमारे यहाँ जुडिशरी में हंगामा हो रहा है, वास्तव में हो रहा है, तो आप इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट को उसके ऊपर बिठा दीजिएगा तो बड़ा घपला होएगा। हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर को वैसे लोगों को बिठाया गया है, या इकोनॉमिक जगह पे वैसे लोग बिठाए जिनको डिफेंस इकोनॉमी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर है, कुछ मतभेद हुआ होगा, लेकिन उनको इस तरह से बर्खास्त करके हटाया नहीं गया है, बल्कि उनको एक जगह दिया गया है और डिफेंस बजट को मजबूत करने के लिए लाया गया है। जी, हमारे यहाँ जो दिव्य ज्ञान है, आपको लगता नहीं है वो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है? दिव्य ज्ञान पे यदि चलता तो हमारे भारत के बड़े बड़े जो संत थे, उनको इजराइल बुलाता, उधर यूक्रेन बुलाता, शायद रशिया भी बुलाता, अमेरिका भी बुलाता, लेकिन वहां पे इनकी कोई पूछ नहीं है। और हमारे यदि वास्तव में युद्ध हो जाए, ये कितना भी हवन कर लें, कितना भी ढोल मजीरा बजा लें, पाकिस्तान में कितने भी ताबीज लगा ले वहां के जनरल, युद्ध इससे होगा कि हमारी सामरिक नीति क्या है, हमारी रणनीति, रण कौशल क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, वेपन्स कैसे हैं, हमारे सेना में कितना उनका मोरल है और कितने लड़ने की क्षमता है। जी, बिल्कुल सही कहा। वरना तो दावे तो आरएसएस भी करता है कि सेना से पहले उसके पास पूरी आर्मी तैयार बैठी हुई है। अब रुक करते हैं गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी खबरों का। इसमें जो पहला अपडेट आ रहा है वो मैं ब्रेकिंग न्यूज वाली स्टाइल में आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इजिप्ट, मिस्र, जिसको अभी तक अमेरिका का, इजराइल का दुमछल्ला माना जाता था, वो कह रहा है मैं भी आईसीजे जाऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज तो है, लेकिन वास्तव में कहें तो वैसा ब्रेकिंग न्यूज नहीं भी है। ये दुमछल्ले ही अभी भी अमेरिका और इजराइल के, और दिखावा मात्र के लिए आईसीजे में जा रहे हैं, क्योंकि आईसीजे ने वही वर्डिक्ट देना है जो साउथ अफ्रीका ने डिमांड की है, और दूसरे जो देश गए हैं उनकी मदद करने के लिए, कोलंबिया वहां से आ रहे हैं, जो भी उनके पास साक्ष्य है, और ये लोग जाकर उसको कमजोर ही करेंगे। और जर्मनी कितना भी चिल्लपो मचाए, वो इजराइल के पक्ष में कितना भी जाए, कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है, और वहां से वर्डिक्ट आएगा। हालांकि उस वर्डिक्ट का क्या होगा उसका अंदाजा हम लोगों को है, वह कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है इजराइल और अमेरिका के संबंध में। और बेचारे हमारे जो फिलिस्तीन के लड़ाके हैं और वहां के बच्चे औरतें जो मर रहे हैं। जी,
मुझे लगता है कि ये बाइडेन की रणनीति का हिस्सा है। वो नेतन्याहू को घुटनों के बल लाना चाहते हैं, क्योंकि अगली खबर जो है वो भी इसी ओर इशारा कर रही है। सीएनएन बता रहा है कि इजराइल की जेलों में फिलिस्तीनियों के साथ क्या जुल्म होता है। जी हाँ, उन्होंने चुपके से वहां के कुछ वीडियो चुराए हैं और दिखाने की कोशिश की है कि विसिल ब्लोअर जिसको कहते हैं, और वहां के जर्नलिस्ट गए हैं और जैसे भी लेके आए हैं, और बड़ा ही बुरा हाल दर्शाया उन्होंने। उसकी बात ना करेंगे क्योंकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। वैसे यह भी बताना जरूरी है कि ऐसी हालात अधिकांश देशों के जेलों में होते हैं, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, यूरोपियन यूनियन के देश हो। इसराइल में बड़ा भयानक स्थिति है। उनको बड़ी बुरी तरह से उनको शारीरिक मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, प्रताड़ना किए जाते हैं। और इस पर हमास का रिएक्शन है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी जो बर्फ के चट्टान होते हैं, जब वापस वो बढ़ना शुरू करता है तो एक नाविक को एक छोटा सा सामने का हिस्सा दिखता है, लगता है कि छोटा सा है, लेकिन पीछे में वो किलोमीटर की बड़ा होता है, और जितना पानी के ऊपर उससे ज्यादा नीचे वास्तव में होता है। द आइस ऑफ द टिप बर्ग है, यानी उस चट्टान का एक छोटा सा नजारा है। वास्तव में कहें तो पूरा का पूरा यह बिल्कुल नरक है, और इससे भयानक चीज और कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह स्लाउटर हाउस है। जी नहीं, मैं अपने सवाल पे फिर वापस आना चाहता हूं। आपको नहीं लगता कि मिस्र खिलाफ बोल रहा है, सीजे जाने की बात कर रहा है, सीएनएन खिलाफ रिपोर्ट दे रहा खा रहा है इसराइल के, ये सब कुछ बाइडेन करा रहे हैं ताकि नेतन्याहू जो उनकी सुन नहीं रहा है वो घुटने के बल पर आ सके? इसकी संभावना है। इसकी यदि आईसीसी, यानी मैं अभी क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहा हूं, वह वास्तव में वर्डिक्ट के साथ साथ यदि वारंट इश्यू कर देता है नेतन्याहू और उनके कुछ चंद जो डिफेंस मिनिस्टर या चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हैं इसराइल के, उसके, तब यह नजर आएगा कि सही में यह चाल चला जा रहा है और नेतन्याहू को हटाने की पूरी कोशिश अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो कर रहा है। बाइडेन कितना करेंगे वो बात अलग है, डीप स्टेट कर रहा है, उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है, देखने की बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं उसकी पूरी की पूरी संभावना है। जी, डीप स्टेट की आपने बात की, तो शायद डीप स्टेट की ये खबर हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि हमास ने इतने नहीं मारे हैं, हमास ने इतने घायल नहीं किए हैं जितने लेबनान से हिजबुल्लाह ने किए हैं, जितने हूतियों ने किए हैं, या सीरिया और इराक से जो हमले कर करके घायल किए गए हैं। इस खबर का क्या मतलब निकलता है? पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंट फोर्सेस ने, हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हालांकि सब मीडिया में नजर नहीं आ रहा है, जो भी कारण है। और यह बात इजराइल के एक टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा है। यह बाहर से नहीं आया है, यह अंदर से आया है। और घायलों की संख्या में कहते हैं कि उनके रॉकेट हैं, जब वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने उत्तरी गाजा पट्टी की बात की है, जहां से कि पहले इजरायली फोर्सेस वापस आ गई थी, और वापस आते ही हमास फिर वहां पर आ गए, और अब दोबारा गए हैं, बम्बार्डिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं। लेकिन जब दोबारा आ रहे हैं तो उसके जो स्नाइपर्स हैं, उनके पास जो शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइल है, जो कि टैंक का, उन्होंने हाल फिलहाल में 5-6 टैंक और इजराइल को उड़ा दिए। ऐसा लग रहा था कि हमास का रेसिस्टेंस कमजोर पड़ रहा है। लेकिन अब कह रहे हैं केवल हमास वाले नहीं है, बल्कि दूसरे फोर्सेज हैं जिनके नाम आपने लिए, और दूसरे लोग जो आके गाजा में हमास के साथ साथ लड़ रहे हैं, जो पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस फोर्सेज के हिस्से हैं, उसके कारण घायल, मरने की बात नहीं कर रहे हैं, घायलों की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। डीप स्टेट की तरफ से इसको बढ़ाया जा रहा है ताकि, एक सवाल यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ में, लेकिन इसी के साथ जोड़कर उस सवाल को समझना बेहद जरूरी है। आईडीएफ चीफ नेतन्याहू पे सवाल उठा रहा है कि भैया युद्ध के बाद क्या करोगे, युद्ध के बाद क्या किया जाएगा। इस बात को कहते हुए जो इनका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो इस्तीफा दे रहा है। ये अंदर सब चल क्या रहा है, और कोई अलग कहानी बता रहा है कि हमास कुछ नहीं कर रहा है। ये अंदर तो चल रहा है। इसका निश्चित रूप से यही है कि केवल अमेरिका ही नहीं, अमेरिकन स्टेट ही नहीं, मैं स्टेट कर रहा हूं, बाइडेन का नाम नहीं ले रहा हूं, उसके पीछे जो भी हो, बल्कि इजराइल का भी जो विपक्ष है, खासकर वह विपक्ष जो कभी सत्ता में है, जिनके आधार पे नेतन्याहू चल रहे हैं, उनकी भी पूरी कोशिश है। इजराइल के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ने कहा, उनके एक टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर ने इसी पे कि भविष्य का पता नहीं है, कोई भी हमारे पास रोड मैप नहीं है, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। और यह नेतन्याहू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो चीज तो साफ नजर आ रहा है कि नेतन्याहू कमजोर पड़ रहे हैं। उनकी जो पॉलिसी बन रही है, आर्म्ड फोर्सेज अंदर जा रहे हैं, जैसे उत्तर में लगा वापस आ गई, रफा में इन्होंने आक्रमण किया, 24 घंटे रोक दिया, फिर आक्रमण किया, भी हाल में फिर वो वापस हट गए। इससे उनके इजराइल के जो मिलिट्री है उनका मोराल घट रहा है, और हमास का जो लड़ाई जो है वो कर रहे हैं वह जारी है, चाहे उसके सपोर्ट में पैलेस्टीनियन जितने भी हो।
ये ईरान डराने की कोशिश कर रहा है या वाकई में परमाणु बम से हमला कर देगा इजराइल पर? परमाणु बम बनाने की बात कर रहे हैं कि यदि उन्होंने कहा है, डायरेक्ट वहां के जो चीफ हैं, जो वहां के रिलीजियस हेड है, उन्होंने नहीं कहा है, उनके जो सलाहकार है उन्होंने ऐसी बात कही है कि भाई यदि हमारे ऊपर इस तरह का खतरा होगा तो हम परमाणु बम बनाएंगे। यह स्टेटमेंट देना, वह भी इतने सीनियर बंदे डिप्लोमेट के द्वारा कहना, यह मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि अब बनाने की बात जैसे ही कहेंगे, हमें पता चला IAEA के चीफ गए थे अमेरिका, फिर से वहां पे उस जगह के जहां भी परमाणु हथियार का या यदि कहें कि यूरेनियम संवर्धन की जहां काम चल रहा है उसको फिर से बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, इसी आधार पर कि ईरान तैयार कर रहा है। यह अपना टॉप सीक्रेट होगा, या तो उनके पास बन चुका होगा या कहीं से मसला को यह भ्रमित करने की कोशिश कर रहे, ऐसी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ये या बना चुके हैं या ये नहीं बनाने वाले, कुछ ना कुछ। क्या रफा से भी इसका कोई लेना देना है? क्योंकि इजराइल जिस तरीके से अमेरिका के रोकने के बाद भी रफा में घुस गया है और अमेरिका का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है, साफ लोग समझ रहे हैं कि अमेरिका ही इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। उसके चलते ईरान ने डर पैदा करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए इस तरीके का बयान दिया है। इसकी संभावना है और साथ साथ अभी कुछ दिनों को देखें, पिछले हफ्ते से तो हमास और इसके साथ जितने भी, खासकर हुतीज ने जिस ढंग से फिर से, हालांकि न्यूज में सब नहीं आ रहा है, रेड सी में शिप्स में मारने शुरू किए हैं। हिजबुल्लाह का अपना जो भी है वो कर ही रहा है। उसको बल देने के लिए भी, इनकी यूनिटी के लिए भी इसने कहा कि भाई तुम एक हो जाओ और जरूरत पड़ने पे हम भी परमाणु हथियार बना लेंगे वाली बात कोई भी देश आज के हालत में नहीं कर सकता है। यह खुलेआम न्योता है कि आ बैल मुझे मार, या तो इनके पास ऑलरेडी है और नहीं तो कोई ना कोई ऐसा इनका लक्ष्य है जो अभी हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। जी, हमास समझौते को स्वीकार कर चुका है, अमेरिका इजराइल को समझौते के लिए तैयार नहीं कर पा रहा है, राफा में कत्लेआम की तैयारियां चल रही हैं, पूरी दुनिया में अजीब सी खामोशी है, लोग खबरें तक देखना एक तरीके से बंद कर चुके हैं। लग रहा है लोगों को, अरे वहां तो जंग चल ही रही है, ये तो रूटीन प्रक्रिया बन गई है। ऐसे में इस मुद्दे को मैं फिर आपका ध्यान लाना चाहता हूं इस बात पर, ईरान ने गरमाने के लिए बयान दिया है। इसकी संभावना बन सकती है, जो आपने कहा कि 6 से 7 महीना होते होते यह चीजें थोड़ी बोरिंग सी हो गई है। नंबर 2, जो आंदोलन चल रहे थे किसानों का भी थोड़ा मध्यम सा पड़ गया है पूरे यूरोप में। जो जनता का आंदोलन चल रहा था, जो अमेरिका और अन्य देशों में चल रहे थे, जिसमें स्टूडेंट्स भी आने शुरू हो गए थे, वह लगता है कि अभी पूरा जोड़ नहीं पा रहा है। संभवतः उनके दिमाग में चीज रहा हो कि फिर से जनता को खड़ा करें, इस मुद्दे को सामने लेके आए, ताकि जनता फिर से रोष पैदा करे और पूरी दुनिया में हंगामा हो कि हम परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके कारण उन्होंने ऐसा कहा हो। इसकी संभावना बनती है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, संभावनाएं और भी बहुत हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से OIC कार्रवाई कर रहा है, तुर्की कर रहा है, इजिप्ट ICJ में जाने की बात कर रहा है, तो शुरुआत तो ईरान ने की थी, ईरान ही सबका कर्णधार बना हुआ है, तो उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी, फिर से एक बार दिखाने के लिए अपने आप को सुरमा भोपाली टाइप में ये बयान दिया हो। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।